डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है स्टार्टिंग मेथड ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर यूजिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द रोटर सर्किट। क्लियर? मतलब आपका जो मोटर है वो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, उसके रोटर में क्या किया, एक रेजिस्टेंस को हमें ऐड कर देना है। क्लियर? सबसे पहले ये इसका सर्किट डायग्राम में ये 3 फेज सप्लाई B1 क्या हो गया, स्टेटर पर फेज वोल्टेज जो कि हमने कांस्टेंट मान लिया है। ये स्टार में कनेक्टेड है, रोटर भी क्या है, स्टार में कनेक्टेड है। रोटर का जो ये वाइंडिंग है क्या है, स्लिप रिंग से कनेक्टेड है, और हर एक स्लिप रिंग से क्या किया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मैंने ऐड कर दिया है। क्लियर? तो ये तो इसका सर्किट डायग्राम था। अब प्रॉब्लम है कि हमारा कि अब रोटर में रेजिस्टेंस को ऐड करने से क्या फायदे होंगे। तो आप ये जान लीजिए कि स्टेटर का वोल्टेज कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली होगा कि रोटर का वोल्टेज भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर? उसके बाद अपने रेजिस्टेंस को ऐड करने से क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट क्या होगा, कमेगा। कौन सा करंट कमेगा, रोटर का करंट। जब रोटर का करंट कम रहा है तो ट्रांसफार्मर एक्शन में करंट क्या होगा, स्टेटर में जो करंट है वो भी क्या होगा, घटेगा, है ना। तो एट स्टार्टिंग पे क्या होगा कि करंट क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा बाय एडिशन ऑफ रेजिस्टेंस इन द रोटर सर्किट। दूसरा, टॉर्क जो था, स्टार्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रोटर की रेजिस्टेंस का। तो आपने रोटर में क्या किया, आपने रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया, तो इसलिए कि टॉर्क क्या होगा, बढ़ जाएगा। दूसरा चीज, तीसरा चीज क्या होगा, कॉस पावर फैक्टर क्या होता है, R/Z। तो रोटर का रेजिस्टेंस में अपने रोटर में क्या किया, आपने रेजिस्टेंस ऐड किया है, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पावर फैक्टर भी क्या होगा, इंप्रूव हो जाएगा। तो तीन चीज हुआ, बाय एडिशन ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस स्टार्टिंग करंट क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ गया, और आपका पावर फैक्टर भी बढ़ गया। क्लियर? अब हमारा एम है कि आप जो अपने रेजिस्टेंस लगाया है ना, तो वो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में बहुत सारा सेक्शंस होता है। जैसे स्टार्टिंग में क्या होता है, रोटर का स्पीड कम होता है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ता जाएगा तो रोटर का रेजिस्टेंस का कुछ कुछ पार्ट क्या होगा, हमें हटाते जाना है। और जब रोटर का स्पीड क्या होगा, नॉर्मल स्पीड पे आ जाए, तब पूरा का पूरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होगा, हट जाएगा। तो वो जो सेक्शन है में जो रेजिस्टेंस है उसी का हमें वैल्यू निकालना है। तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ सेक्शन रेजिस्टेंस हमें तीन चीज का याद रखना, ध्यान देना होगा कि हम तो क्या करेंगे कि इंडक्शन मोटर पे जो है कुछ टॉर्क रखेंगे, मतलब कुछ लोड डाल देंगे। वो लोड क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर? मतलब लोड टॉर्क एट स्टार्टिंग शुड बी कांस्टेंट, पहला चीज। दूसरा चीज कि स्टेटर का जो इम्पीडेंस है Z1, मतलब R1 X1, और नो लोड करंट जो शंट ब्रांचेज है हमारा R0 और X0, इसको आप नेग्लेक्ट मान के चलेंगे। क्लियर? तीसरा चीज जो है कि करंट जो है ना वो फ्लक्चुएट करना चाहिए आई मैक्सिमम से आई मिनिमम की ओर। तो यही चीज लिखा है, I1 मैक्सिमम से I1 मिनिमम। ओके, तीन चीज हो गया। तो अब आइए मैंने क्या बोला, ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट है ऑन ऑफ द इंडक्शन मोटर ऑन द स्टेटर साइड। हमने क्या किया, रोटर का जो साइड जो रेजिस्टेंस था या रिएक्टेंस, आपने उसको क्या किया, स्टेटर साइड ले आया, है ना। तो रोटर का रेजिस्टेंस क्या था, R2 प्लस आर एक्सटर्नल, उसको आप स्टेटर साइड ले आएंगे तो क्या होगा, R2 प्लस आर एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई के स्क्वायर, और रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, X2 बाई के स्क्वायर। हालांकि इसको ऐसे डिवाइड करते थे, लेकिन ये जो सर्किट डायग्राम है एट स्टार्टिंग में क्या होता है, इसका वैल्यू 1 होता है ना। क्लियर? हमने क्या बोला कि Z1 को क्या करना, नेग्लेक्ट मान लेना, I0 को भी नेग्लेक्ट मान लेना है, और K को का वैल्यू क्या किया, 1 मान लिया, टर्म रेशियो का। तो जो डायग्राम बनेगा इसको हटाने पे और I0 को हटाने पे, तो ये बना। तो ये आपका क्या हो गया, V1, ये हो गया R2 प्लस आर एक्सटर्नल, और ये X2। क्लियर ना? ये आपका सर्किट डायग्राम हो गया स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का। अब ये जान लीजिए हमें करना क्या है, सेक्शन रेजिस्टेंस। जैसे आप गाड़ी में देखते होंगे, जब आप कम स्पीड होगा आप तो गियर 1 लगाते हैं, जब स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो गियर 2 पे ले जाते हो, मतलब हैंडल को आप क्या करते हो, मूव करते हो। क्लियर ना? तो यहाँ उसी तरह का है, सेक्शन का रेजिस्टेंस है ये। तो ये जान लीजिए, ये R2 था तो R2 अपने जगह है, और ये R एक्सटर्नल है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, R एक्सटर्नल। और R एक्सटर्नल बहुत सारे रेजिस्टेंस के से बना हुआ है, R1 R2 R3 Rn। तो एट स्टार्टिंग में क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस को मैच करेंगे। तो एट स्टार्टिंग जो रेजिस्टेंस होगा क्या होगा, R एक्सटर्नल प्लस R2, और R एक्सटर्नल क्या हो गया, टोटल का सम। तो इसके और इसके बीच का जो रेजिस्टेंस होगा, है ना, उसको मैंने R1 डैश से लिखा। इसके बाद यहाँ हैंडल नंबर 2 मतलब 2 2, और इसके बीच का जो रेजिस्टेंस है उसको R2 डैश, इस वजह इसको R3 डैश।
और n+1 का जो रेजिस्टेंस है इसको हम लिखे r डैश n+1 से लिख लिया। तो r1 डैश क्या हो जाएगा, सम ऑफ दिस वन प्लस r2 डैश क्या होगा, इसको हम क्या रिमूव कर देंगे तो r2 प्लस rn प्लस टोटल ये लिख दिया, तो लास्ट में क्या बचेगा, ये r डैश n+1 जो किसके बराबर होगा, r2 के बराबर। क्लियर, ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मैंने लिखा है यहाँ पे एट स्टार्टिंग इंटायर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज कंसीडर, ठीक है। और जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा मतलब स्लिप क्या होगा, घटेगा, है ना, तो रेजिस्टेंस का जो पार्ट है, सेक्शन पार्ट, स्टेप में क्या करेंगे, हटाते चलेंगे हम, लेकिन टॉर्क क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए ड्यूरिंग एक्सेलरेशन पीरियड। क्लियर। और एट लास्ट में क्या होगा, जब वो नॉर्मल स्पीड पे आ जाएगा और स्लिप का वैल्यू काफी कम हो जाएगा, है ना, तो सारा का सारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को आप ऐड हटा देंगे, तो सिर्फ क्या होगा, स्लिप रिंग बचेगा, स्लिप रिंग आपस में क्या हो जाएगा, सॉर्टेड आ जाएगा। क्लियर ना, तो उस समय जो टॉर्क होगा उसको बोल लेंगे फुल लोड टॉर्क एट लो वैल्यू ऑफ स्लिप। क्लियर। अब मैं ये चीज तो आपका कंसेप्ट, अब हमारा एम क्या है, रेजिस्टेंस निकालना, सेक्शन रेजिस्टेंस R1 और R2। तो अब ये बताइए इस केस में करंट क्या होगा, एट स्टार्टिंग करंट क्या होगा, I1 इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय R1, इसमें पूरा रेजिस्टेंस ले रहे हैं, मतलब क्या होगा, V1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ R1 डैश बाय S1, है ना, प्लस x2 का होल स्क्वायर। तो एट स्टार्टिंग में S1 का वैल्यू क्या होता है, 1। ओके, अब क्या होगा, जैसे ये स्लिप मतलब स्पीड बढ़ेगा, मतलब स्लिप क्या घटना होगा, तो स्लिप का वैल्यू क्या होगा, 1 से कम होना शुरू होगा। तो मैंने मान लिया कि S1 का वैल्यू S से क्या हो गया, S2 हो जाएगा, लेकिन आपका R1 डैश उसमें अवेलेबल अभी तक है ही। तो आप क्या देख रहे हो कि जब S घटेगा तो R1 बाई S क्या होगा, बढ़ेगा, और R1 S बढ़ेगा तो करंट क्या होगा, क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। क्लियर। उसके बाद क्या हो गया, जैसे ही मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट पे गया, मतलब थोड़ा सा स्पीड और बढ़ गया, आप क्या करेंगे, आप R1 को आप क्या करेंगे, आप हटा देंगे। जैसे ही R1 को हटा देंगे, स्लिप का वैल्यू तो वही है, फिर क्या हो गया, करंट क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम पे चला जाएगा। क्लियर ना, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या हो गया, अब R2 डैश और S2 तो क्या हो, फिक्स ही है हमारा, पहले जो था यहाँ पे। तो फिर क्या होगा, I1 मिनिमम फिर कहां चला जाएगा, I1 मैक्सिमम पर। फिर क्या होगा, I1 मिनिमम, फिर जब क्या करेंगे S2 स्लिप, फिर S3 पे जाएगा, तो फिर क्या होगा, करंट क्या होगा, कट रहा, मतलब जैसे जैसे स्लिप बढ़ेगा, स्लिप का वैल्यू कम होगा, रजिस्टर करंट का वैल्यू क्या होगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू से वो मिनिमम वैल्यू की ओर आ जाएगा। क्लियर। तो अब बताइए कि मैक्सिमम वैल्यू का दो वैल्यू यहाँ पे और एक वैल्यू यहाँ पे, दोनों वैल्यू क्या होगा, सेम आएगा। जब सॉल्व करेंगे तो आपका एक इक्वेशन आएगा, देख लीजिए यहाँ पे, ये दोनों क्या है, सेम है, तो b1 सेम, x2 और x2 सेम, तो क्या बचे, इसका मतलब क्या हो गया, r1 डैश बाय s1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r2 डैश बाय s2 का होल स्क्वायर, है ना। तो r1 डैश बाय s1 इक्वल टू r2 डैश बाय s3, अगर सिमिलरिटी कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, r डैश n बाय sn, है ना, उसी तरह का r डैश n प्लस 1 बाय sn प्लस 1, और r डैश n प्लस 1 क्या है हमारा, R2 के बराबर, इसको मैंने क्या R2 लिख दिया, और Sn प्लस 1 को Sn लिख दिया, और Sn क्या हो गया, फुल लोड स्लिप, है ना, फुल लोड स्लिप। तो अब क्या करेंगे आप, इससे इसी इक्वेशन से यूजिंग इक्वेशन 5 S2 बाय S1 इक्वल टू क्या होगा, R2 डैश बाय R1, है ना, उसी तरह क्या होगा, S3 बाय S2 इक्वल टू R3 डैश बाय R2, एक एक नया इक्वेशन आएगा, इसको हमने क्या किया, इस रेशियो को अल्फा मान लिया, है ना। अब यूजिंग 5 देखिए आप, R1 डैश बाय S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 बाय Sm, है ना। तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 बाय Sm इंटू S1, और S1 का वैल्यू क्या होगा, स्टार्टिंग में 1 होता है, इसलिए R1 डैश का वैल्यू क्या हो गया, R2 बाय Sm, है ना। अब R2 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, इससे R2 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, R2 बाय Sm इंटू R1 डैश, और R2 बाय Sm को क्या मान लिया मैंने यहाँ पे, अल्फा मान लिया, है ना, यहाँ पे देख रहे हैं ना, R2 बाय Sm सेम चीज अल्फा, तो मतलब R2 डैश क्या हो जाएगा, अल्फा टाइम्स ऑफ R1 डैश, R3 डैश इक्वल क्या होगा, अल्फा टाइम्स ऑफ R2 डैश, मतलब R3 डैश इक्वल टू अल्फा स्क्वायर R1, मतलब यहाँ पे 3 है तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे क्या स्क्वायर 1 कम हो जा रहा है, तो जनरलाइज करेंगे तो R2 का वैल्यू क्या होगा, अल्फा का पावर n इंटू R1, मतलब रोटर का जो रेजिस्टेंस R2 है
है ना, वो क्या हो जाएगा, वो अल्फा का पावर n इंटू r1 डैश। उसी क्वेश्चन को मैंने क्या किया है, ये यहाँ पे लिखा r2 डैश इक्वल टू अल्फा n r1 डैश। अब r1 डैश क्या था, r1 डैश r2 बाय sm, तो मैंने यहाँ पे r2 बाय sm कर दिया। क्लियर। तो अब जरा ये बताया, ये अल्फा ये क्या हो गया आपका 1 इक्वल टू अल्फा n बाय sm, है ना। तो इससे इससे क्या हो जाएगा, r2 और r2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा अल्फा n बाय sm इक्वल टू 1, इस अल्फा का पावर n इक्वल टू sm, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा sm का पावर 1 बाय n, nth रूट ऑफ sm। नाउ अल्फा का वैल्यू निकल गया हमें। अब बताओ इस सेक्शन रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, r1 डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, r2 डैश प्लस r1, तो r1 इक्वल टू क्या होगा r2 डैश r1 डैश माइनस r2, है ना, r1 डैश माइनस r2, और r2 डैश क्या है अल्फा r1 डैश, सॉल्व करेंगे तो अब ये आएगा। सिमिलरली कंपेयर करके rn का वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगा। क्लियर ना, ये क्या हो गया, nth सेक्शन का जो रेजिस्टेंस होगा, है ना, वो r1 का, r1 को क्या करेंगे आप अल्फा का पावर n-1 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। क्लियर। तो यही था आपका सेक्शन रेजिस्टेंस को डिराइव करने का फॉर्मूला। थैंक यू।